बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, और इत्तलात ऐसी मौसूल हो रही हैं कि लग रहा है कि अब चीज़ों को समेटा जा रहा है और ये चीज़ें समेटी जाएंगी और मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। और ये जो सेटअप है ये शायद अब बहुत ज़्यादा देर तक ना चल सके, और उसकी रीज़न ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, और जैसे जैसे सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है, गैर यकीनी की सूरत हाल है। पाकिस्तान की जो मईशत है वो सत्यानाशी की तरफ बल्कि हद दर्जा जवाल की तरफ पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। जो टॉप 4 मुल्क हैं, 4 टॉप कंट्रीज़, उनमें पाकिस्तान का नंबर भी है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो ये चीज़ें जब हो रही हैं तो इन हालात में जो समझदार लोग हैं, मैं कहूँगा वो नहीं जिन्होंने ये काम किया, बल्कि समझदार लोग जो कि सिस्टम्स में मौजूद होते हैं, जो आंखें खुली रखते हैं, कान खुले रखते हैं, जो सब कुछ देख रहे होते हैं और नोट कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं। वो जो सिस्टम है हमारा, वो जिसको मैं कहता हूँ खुदकार निज़ाम एक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव हो चुका है, और पिछले चंद हफ्तों से वो एक्टिव हो चुका है और भरपूर तरीके से एक्टिव है। और सारी चीज़ों को वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक रियासत पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है उस तरफ लेके जा रहा है। अब रियासत पाकिस्तान को बचाना है। अब किसी इंडिविजुअल का खेल जो है वो ख़त्म हो चुका है, और ये बात इंडिविजुअल्स को भी पता चल चुकी है कि अब आपके चल चलाव का वक्त है। अब आप सिर्फ जाने की तैयारी करें, और आपने चूँकि चले जाना है, और इसलिए ऐसी कोई प्लानिंग और ऐसा कोई डिसीजन मत करें, और कोई ऐसी पॉलिसी मेकिंग मत करें, कोई डिसीजन मेकिंग ना करें कि जिसका ताल्लुक आपके जाने के बाद हो। इदारे सबसे इम्पोर्टेंट हैं, इदारे मजबूत, इदारों को बचाना है, और इदारों से ज़्यादा पाकिस्तान को बचाना है। तो इसलिए वो जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो एक हवा चल जाती है वो हवा ऐसी चली है दुनिया भर में पाकिस्तान के मौजूदा सियासी निज़ाम के बारे में, मौजूदा सियासी सेटअप के बारे में, कि वो रिकवर होने का नाम ही नहीं ले रही। IMF की शराइत इतनी मानी जा चुकी हैं कि वो तिगनी का नाच वो नचा चुके हैं, नाक वो रगड़वा चुके हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये वफाकी वज़रा कह रहे हैं, और वफाकी वज़रा शहबाज शरीफ साहब की काबीना के वज़रा बोल रहे हैं, और वो नक्को नक हो चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है, और इसलिए अब नई शराइत आयद कर दी हैं, लिहाजा सोच तब्दील हो चुकी है। और इत्तलाआत हमारे पास भी हैं कि अक्टूबर में आम इंतखाबात होने हैं। जी हाँ, अक्टूबर में आम इंतखाबात का डोर डाला जाएगा, और अक्टूबर से पहले पहले चीज़ें जो हैं वो सेट की जाएंगी। और हमारे पास जो इत्तलाआत हैं वो हैं कि तकरीबन 15 अक्टूबर के बाद की तारीख़ है जी हमारे पास, के इंतखाबात जो हैं अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हो जाएंगे। ये इत्तलाआत हमारे पास पहुंची हैं, बड़ी ही मुस्तनद इत्तलाआत हैं, नाकाबिले यकीन है, नाकाबिले तरदीद हैं। उसकी रीज़न हो सकता है कि कुछ और भी इशारे आपको आइंदा चंद दिनों में मिल जाएं कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होने हैं। मैक्सिमम नवंबर का फर्स्ट वीक आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा शायद डिले ना हो। और 15 नवंबर से पहले पहले जो है वो नई हुकूमत कायम हो सकती है इस दौरान, क्योंकि इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं बैकडोर चैनल पे, कुछ राब्ते, कुछ सब चीज़ें जो हुई हैं, उनके नतीजे में मैं आपको जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके बाद बता रहा हूँ। और उसकी रीज़न सिर्फ पाकिस्तान, और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जब तक नहीं आएगा मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। जिसको बहुत जीनियस समझा गया था शहबाज शरीफ साहब के लिए, खामोशी से ड्राइंग रूम में बैठ के उनको जीनियस के तौर पे पेश किया गया था, उनकी जीनियसनेस जो है वो बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है और कुछ नहीं। फिर ये है कि जो अंदर पार्टी के अंदर जो इत्तेहाद है इस वक्त, हुक्मरान इत्तेहाद, पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग, ये एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना ही MQM के साथ जो मुआहिदा हुआ उसको पूरा किया, और नवाज लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो पंजाब में जो कुछ देना था वो पूरा नहीं किया। ये सारी चीज़ें ऐसा हो रहा है कि बदअहदी भी मौजूद है। अभी तक
MQM ने सिंध का गवर्नरशिप लेनी थी, वो उनको नहीं दी गई। मौलाना फजलुर रहमान को गवर्नरशिप मिलनी थी बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा की, वो नहीं मिली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पंजाब की गवर्नरशिप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेना चाह रही थी, वो नहीं मिली। और इस तरीके से नए गवर्नर्स की तैनाती का मामला, पंजाब में पीपल्स पार्टी हिस्सा वसूल करना चाह रही थी, वो उनको नहीं मिला। लिहाजा कंपनी अंदर से भी टूट फूट का शिकार, बदइमामती का शिकार। और अब मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ये भी तासुर पाया जाता है कि जरदारी साहब जो हैं वो वाकईतन उनके साथ फेयर नहीं हैं और उनको डिक्लाइन की तरफ लेके जा रहे हैं। ये चीज़ें हो रही हैं। फिर कुछ और साइंस हैं, और वो ये कि चेयरमैन नैब की तकर्री का मामला था, वो हो नहीं रही थी और रुकी हुई थी। जरदारी साहब उस पर डटे हुए थे कि जनाब चेयरमैन नैब आएगा तो वो सिंध से आएगा, और रिटायर्ड जज मकबूल बाकर साहब, और उसके बाद कुछ और नाम दिए, लेकिन इत्तेफाक नहीं। मुस्लिम लीग नवाज ने साफ इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर मुस्लिम लीग नवाज ने अपने को खास नाम देने की कोशिश की और अपने ज़ाती ताल्लुकात वाले ब्यूरोक्रेट्स मैदान में उतारे, उस पर भी बात नहीं बनी और वो पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया, क्योंकि चेयरमैन नैब जैसा भी है तो वो चेयरमैन नैब तो होगा, और इख्तियारात भी कम कर दिए, नैब का रोल भी महदूद कर दिया। लेकिन क्या पता कल को गवर्नमेंट आए और नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली कर दे तो फिर क्या होगा। लिहाजा काफ़ी नाम ज़ेर गौर आए, और अब बिल आखिर जी आफ्ताब सुल्तान साहब, उनको चेयरमैन नैब मुकर्रर कर दिया गया है। नए चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब आए हैं। अब आफ्ताब सुल्तान साहब कौन हैं? पहली बात तो यह है कि उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक वेल रिप्यूट आदमी है जी, वेल रिप्यूटेड, ईमानदार और असूल पसंद आदमी है, स्टैंड लेने वाले आदमी हैं, कमज़ोर नहीं हैं और ज़रा हिम्मत वाले हैं। वो ऐसा नहीं है कि फ़ोन कॉल आ गई कि इसको उठा लें तो वो उठा लेंगे, और एक फ़ोन कॉल आई कि इसको छोड़ दें तो वो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। वो गो बाय बुक जाएंगे, और उनका कैरियर बड़ा ही साफ़ सुथरा है, साफ शफाफ है। बेसिकली PSP पुलिस सर्विस के आदमी हैं, और उनका ज़्यादा रुझान इसलिए नवाज शरीफ साहब की तरफ जाता है कि DGI भी वो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में DGI भी रहे, और वो उनको 2 दफ़ा एक्सटेंशन भी दी गई DGI के अहदे पे। फिर उनके बारे में ये है कि जी वो उन्होंने GIT, जो पनामा GIT थी उनकी, वो उन्होंने अरकान की डाटा वो इकट्ठा किया था। ये हर इंटेलिजेंस इदारा करता है, ये हमारे दूसरे इंटेलिजेंस इदारे हैं, MI है, ISI है, स्पेशल ब्रांच है, ये सारे ही इदारे करते हैं, ये कोई अनोखा काम नहीं था। IB सिविल इंटेलिजेंस इदारा है, प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के अंडर होता है, लिहाजा उन्होंने बिल्कुल ये करते हैं ख़ास तौर पे। और हुकूमत को उन्होंने, IB का काम ही होता है कि हुकूमत को बचाना। ये बात ध्यान में रखिएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम जो भी गवर्नमेंट हो, सिविल गवर्नमेंट हो, उसको बचाना होता है, उसी की बराह रास्त आंखें होती हैं, इसमें मिलिट्री का कोई रोल नहीं होता और इंटरफेरेंस नहीं होती। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को तगड़ा करेगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ देखेगा, उसकी रिपोर्ट्स पे इन्हिसार करेगा। जैसे कि इमरान खान साहब ने भी अपना DGI उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान साहब, वो जारी सारी रहे जब तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, और DGI के तौर पे डॉक्टर सलमान रहे, पुलिस सर्विस के थे। बहुत ज़्यादा बातें की गई, क्यों रखा हुआ है, इसको तब्दील कर देना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डॉक्टर सलमान साहब को तब्दील नहीं किया था। जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म रहे, आज़म सलमान भी रहे, और डॉक्टर सलमान भी DGI के तौर पर रहे, और DGI में अपनी पसंद के अफसरों को लगाया जाता है। तो आफ्ताब सुल्तान साहब पुलिस सर्विस के हैं, IG रैंक के हैं, और परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी अहम ओहदों पर रहे। तो 2 दफ़ा चूँकि एक्सटेंशन दी गई, इसलिए भी वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब की तरफ जाता है। फिर यह है कि वो ज़रा थोड़ा सा तगड़े आदमी हैं, तगड़े आदमी गिने जाते हैं, लिहाजा वो ये नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसलिए जिनको चेयरमैन नैब। फिर जरदारी साहब कैसे माने आफ्ताब सुल्तान साहब पे, अगली बात यह है। तो आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं, उनके अपने दीगर रिलेटिव्स जो हैं वो भी वो ब्यूरोक्रेसी में मौजूद हैं, और एक थे लाशारी साहब, सैयद यूसुफ शाह गिलानी साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन भी रहे, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे। तो आफ्ताब सुल्तान साहब उनके भी रिलेटिव हैं, बहुत ही
قریبی، ٹھیک ہے جی، اور ان کے ساتھ انتہائی قریبی تعلق ہے، بہت ہی قریبی. تو وہ جو چینل ہے وہ آیا میدان میں، اور انہوں نے پھر زرداری صاحب کو بتایا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، بلا وجہ تنگ نہیں کرے گا، اور یہ نہیں ہوگا کہ پولیٹیکل پریشر آیا یہ لے لے گا، یا دوسری طرف سے پریشر آیا تو یہ لے لیں گے. پریشر لے کے جیسے جاوید اقبال صاحب پہ انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے لگایا تھا اور ہمارے ہی گلے کاٹنے لگ گئے، تو آفتاب سلطان صاحب پہ پھر لاشاری صاحب درمیان میں آئے انہوں نے، اور کچھ اور لوگ بھی آئے، ان کا نام نہیں میں بتا سکتا، وہ بھی کافی امپورٹنٹ لوگ ہیں، سول سائڈ کے ہیں، ملٹری سائڈ کے نہیں ہیں. وہ آئے، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان معاملات کو قریب کروایا، پیپلز پارٹی نون لیگ کو قریب لے کے آئے، اور اس طریقے سے آفتاب سلطان صاحب کو فائنل کیا گیا. تو لہٰذا جی یہ بات ذہن میں رکھیے. اور ایک اور بھی بات بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہ اپوائنٹمنٹ قبول کر لینی چاہیے، اس پہ کوئی بہت زیادہ رولا نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ ورنہ یہ ہوگا کہ آ کے پھر تبدیل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس وقت اگر وہ یہ کریں گے تو ایک وہ کہنا چاہیے کہ بلا وجہ کا ایک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بلا وجہ کا آ بیل مجھے مار، ضرورت نہیں ہے اس کی، جو میں سمجھتا ہوں. اور ان کو دیکھنا چاہیے یہ بات، ان پہ بھروسہ کرنا چاہیے. پھر اس کے دوران ایک اور بھی ہوا، ایک ریفرنس بنایا گیا، اور وہ ریفرنس تھا کہ جی انہوں نے گاڑیاں واڑیاں باہر سے آئیں اور اس میں دیا گیا. پھر ایک اور اعتراض، لیکن وہ ریفرنس فائل ہی نہیں ہو سکا، اور میری اپنی اطلاعات کے مطابق اس ریفرنس میں اتنی جان نہیں ہے، کیونکہ وہ ریفرنس سے پہلے جو کچھ وہ یوں کہنا چاہیے کہ خواہش تھی کہ آفتاب سلطان صاحب کو رگڑا لگانا ہے، اور کچھ نہیں تھا. کیونکہ آفتاب سلطان صاحب کے ساتھ کچھ اور لوگ بہت زیادہ جو ہیں وہ پیار کرنے والے تھے، اور اس لیے آفتاب سلطان صاحب پہ زیادہ تھا جی. تو آفتاب سلطان کا یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، ان کے خلاف ریفرنس آیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ کو ایکیوزڈ ہیں، یہ ساری چیزیں، لیکن وہ ریفرنس ابھی تک فائل نہیں ہوا. تو وہ اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے بعد پھر کچھ چیزیں اور آ جانی تھیں، تو اس لیے سوچ سمجھ کے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. بہرحال دیکھتے ہیں. اب اگلی بات یہ ہے کہ اب چیئرمین نیب کی کو عہدے سے ہٹانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی تبدیل کر دیا گیا ہے. لیکن ایک چیز ہے، آفتاب سلطان صاحب پہ جو اتفاق ہوا وہ ہوا راجہ ریاض صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور شہباز شریف صاحب پہ. تو راجہ ریاض صاحب کا جو رول ہے وہ ظاہر ہے حقیقی اپوزیشن لیڈر والا نہیں ہے. تو آفتاب سلطان صاحب کی جو اچھی ساکھ ہے وہ اس وجہ سے بھی خراب ہو جائے گی. کل کو اگر یہ اپوائنٹمنٹ اگلی مدت پوری کرتے ہیں، نہیں کرتے، اگر گورنمنٹ چینج ہو جاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو کر سکیں گے. پاکستان تحریک انصاف ضرور اس عہدے کو دوبارہ سے فل کرے گی اور ان کو عہدے سے ہٹائے گی. یہ میری اطلاعات ہیں. تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ تو پھر ایک لمبا پروسیجر ہے، کب انتخابات ہوتے ہیں، کب نئی حکومت آتی ہے، اور پھر اگلا کام، یہ سارا کچھ ابھی چلے گا. تو آنے والے دن بڑے اہم ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.